नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल मिशन 2024 पर निकले हुए हैं और वो सभी विपक्षी दलों से मिलकर शायद उनको एक बात समझाने में लगे हुए हैं कि 2024 में मोदी जी का मुकाबला करने के लिए मेरे से बेहतर कोई नहीं है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विचारधारा उनकी पहले भी साबित हुई है कि बिहार में जब वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस पार्टी के साथ वो गए जिस पार्टी को गाली दे देकर चुनाव में उन्होंने वोट हासिल किए। जंगल राज है, लालू के साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए आरजेडी से कभी समझौता नहीं करूंगा, और उसी पार्टी के साथ गए। उनके ऊपर लोगों ने कटाक्ष भी किया और उनको पलटू राम भी बोला, लेकिन उनको लग रहा था कि ये करना उनके लिए जरूरी है क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री बनना अगर सपना देखना है तो खाली सपना तो ठीक है, लेकिन उसको हकीकत में उतारना है तो उनको लगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए तो ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तो मोदी जी हैं और मोदी जी है तो वहां तो किसी का अवसर है नहीं। और 2024 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की तरफ से होने वाला है। यानी एनडीए की तरफ से तो साफ है कि मोदी जी ही पीएम का चेहरा होंगे। उसके सामने जो विपक्ष है उसमें कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का सपना सबसे पहले देखा। और उसके अलावा एक सपना और देखा, वो देखा था राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी को लगा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सारे लोग उनके पीछे तो खड़े हो ही जाते हैं, और इसलिए राहुल गांधी ने बड़ी योजना बनाई और भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। नतीजा ये हुआ कि उस यात्रा का तो कोई असर था ही नहीं, लेकिन इस बीच मोदी कम्युनिटी के अवमानना के केस में 2 साल की सजा मिल गई, जिसके कारण उनकी सदस्यता भी लोकसभा की रद्द हो गई। अब 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला करती है उसके ऊपर है, लेकिन ये जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है क्योंकि इस मामले में ये फैसला लोकसभा के अध्यक्ष का है। सुप्रीम कोर्ट उसको चुनौती दे पाएगा कि नहीं, फिर वो लागू होता है कि नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का सपना चकनाचूर हो गया ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसलिए नीतीश बाबू को लगा कि जो ये कांग्रेस पार्टी है इसमें तो राहुल गांधी आगे है नहीं, तो भाई मेरे से बेहतर कौन होगा। मैं इतने साल पुराना मुख्यमंत्री, कितनी बार मुख्यमंत्री रहा हूं, और इसलिए वो दिल्ली निकल पड़े। दिल्ली में सबसे पहले आते ही उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनको समझाया कि देखिए सीनियर आदमी हूं, आप लोग मेरा सहयोग करिए। तो राहुल गांधी ने तो एक बयान दिया था, बाकायदा मीडिया में बयान दिया कि हम सारे विपक्ष मिलकर के मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आदि 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 आदि, जो उनका पुराना टेप है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, राहुल गांधी का बयान। हालांकि कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी नहीं है कि वो अपने लिए विपक्ष को अपने पीछे खड़ा कर सके। तो नीतीश बाबू निकले हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल से मिले। अरविंद केजरीवाल खुद मुसीबतों में फंसे हुए हैं और जिस तरह से शराब घोटाला, उसके अलावा कई दिल्ली सरकार के जो घोटाले हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम अब आ रहा है। जिस तरह से ईडी ने मनीष सिसोदिया के केस में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट में जो तथ्य रखे हैं, अब उसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम आ गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी 2024 के चुनाव तक जेल के बाहर रहेंगे भी या नहीं, या उनको भी 2 साल से अधिक सजा मिलेगी और उनकी भी मान्यता रद्द हो जाए और उसके अलावा वो भी 6 साल के लिए चुनाव ना लड़ पाए, ऐसी बंदिश उनके ऊपर भी लग सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन जब तक ये फैसले नहीं आते तब तक सपने तो देख ही सकते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल जी से मिले, और इसके अलावा आपको बता दें वो मिले हैं सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी से, सीपीआई के महासचिव डी राजा से, और सबको एक ही बात समझा रहे हैं कि देखिए भाई मेरे पीछे खड़े हो जाइए, प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी के विरुद्ध यदि कोई उतरना है 2024 के चुनाव में तो भाई सारे लोग एक हो जाओ। और ये हर चुनाव के पहले कवायद विपक्ष करता है, लेकिन इस बार विपक्ष के पास इस एकता का जो कारण है वो मोदी से ज्यादा
ईडी और सीबीआई के केस हैं। और इसलिए आप ध्यान करिए कि ये सब के सब, ये जो मिली भगत कर रहे हैं या जो यूं कहें एकजुटता बना रहे हैं, ये जो सारा विपक्ष एक होकर के इकट्ठा होकर मोदी जी के मुकाबले की बात कर रहे हैं, इन सबकी घबराहट जो है वो दिख रहा है इनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। हालांकि केस अभी फाइनल होने बाकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के कारण जेल जाता देख ये सारा विपक्ष एकजुट जो हो रहा है, क्या ये जेल से बच पाएंगे? जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, उनके खिलाफ अभी एक सूरत की कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी पटना कोर्ट से उनको सम्मन मिल चुका है, वहां भी तारीख लगी हुई है। इसके अलावा झारखंड में केस हैं, इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामले में उनके ऊपर केस हैं, इसके अलावा मानहानि में आरएसएस के ऊपर जो मानहानि का आरएसएस ने जो केस किया महाराष्ट्र में, वो केस भी पेंडिंग है। इसके अलावा एक बैंक ने केस किया हुआ है जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे उस बैंक पर गुजरात के नोटबंदी के दौरान उन्होंने अमित शाह के पैसों को बदल दिया, नियमों को ताक पे रखे। यानी इतने केस हैं कि राहुल गांधी तो चुनाव लड़ नहीं सकते ऐसा लगता है। अब नीतीश कुमार को लगता है कि जब राहुल गांधी रास्ते से हट गए तो फिर मौका बन गया है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी का क्या? अब हालांकि अरविंद केजरीवाल जी का जैसे जैसे नाम आता जा रहा है, जिस तरह से घोटालों में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ सुई बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी आज नहीं तो कल, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वो तो जेल जाते दिख रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको लग रहा है कि शायद, अभी तक तो हमने देखा ही था कि वो पूरे विपक्ष से अकेले होकर के चल रहे थे और उनकी योजना ये थी कि किसी तरह वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल जाए ताकि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर पूरे विपक्ष से अलग होकर एकला चलो की नीति पर चलें। और इसलिए हमने देखा कई राज्यों के चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने किसी से समझौता नहीं किया। हालांकि ऊपर से दिखाने के लिए समझौता नहीं किया, अंदर खाने समझौता किया। और यह समझौता हमने गुजरात और हिमाचल के चुनाव में देखा भी है। यूं तो दिल्ली के चुनाव में भी खबरें यही थी कि दिल्ली में भी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक समझौता हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है तो मिल जाते हैं। और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट डालने के लिए जनता को कहा, यानी अपने वोटरों को। ऐसी खबरें आई थी और ये चीजें अभी गुजरात में भी रिपीट हुई, ये हिमाचल में भी हुई। तो एक तरह से अब ये लग रहा था कि अंदर से जो समझौते चल रहे थे अब वो खुलकर आ गए। अब आप अगर विपक्ष के चेहरों को लाइन से देखेंगे, जब ये एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर पकड़कर खड़े होकर फोटो शूट कराते हैं, तो आप गौर करिए कि इसमें जहां एक तरफ नीतीश बाबू खड़े हैं, उनके बराबर में वही पार्टी के तेजस्वी यादव खड़े हैं जिनको गाली दे देकर ये सत्ता में आए थे, यानी आरजेडी। फिर उनके बराबर में वही कांग्रेस खड़ी है जिसको केजरीवाल जी गाली दे देकर सत्ता में आए थे और ये कहते थे कि कांग्रेस एक महाभ्रष्ट पार्टी है, इसके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं और मैं कई नेताओं को जेल में भेज दूंगा। तो कांग्रेस के बराबर में केजरीवाल खड़े हैं और कांग्रेस के दुर्विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वो भी साथ में खड़े दिखाई देते हैं। शिवसेना, जिसका निर्माण ही बाला साहब ठाकरे ने इसलिए किया था कि कांग्रेस की नीतियों से, हिंदुत्व विरोधी नीतियों को देखते हुए बाला साहब कहते थे कि ये वो पार्टी है जिसमें कभी भी देशभक्ति की कोई बात है ही नहीं और इसके विरोध में यदि मुझे कोई पार्टी बनानी पड़े तो बनाऊंगा। और इसलिए शिवसेना का गठन हुआ। हम देख रहे हैं कि वही उद्धव ठाकरे जी आज इसी कांग्रेस के साथ मिलकर के खड़े हो गए। तो कोई विपक्ष की कोई विचारधारा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास मोदी का विरोध करने का कोई कारण नहीं है और केवल एक कारण है कि अपने किए भ्रष्टाचारों में कैसे बचें। तो इनको लगता है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तभी रुक सकती है जब ये मोदी जी किसी तरह सत्ता से हट जाएं। और इसलिए 2024 में इनका विचार है कि सारे मिल जाओ और सारे मिलकर के मोदी पर प्रहार करो तो शायद मोदी को हरा सकते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर जब से इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है भाजपा को छोड़कर, तब से ही वहां के लोग इनको गालियां देने लगे हैं। कहते हैं भाई देखिए हमने तो वोट दिया था इसलिए कि भाजपा के साथ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरेगी, कुछ यहां विकास होगा,
लेकिन इनको तो सत्ता चाहिए और सत्ता में इनका कोई विचार नहीं है और उसी पार्टी के साथ मिल गए जिसके विरोध में चुनाव जीत कर आए थे, जिसको जिंदगी भर गाली देते रहे। तो बिहार में इस समय नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा हालत खराब है। आरजेडी का अपना वोटर है, उनका अपना एक आधार है, लेकिन नीतीश का कोई आधार नहीं है। और इसलिए आपको बता दूं, पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि नीतीश कुमार अमित शाह जी से मिले थे। उनकी मंशा थी कि भाजपा में शायद वापस चला जाऊं, लेकिन नीतीश कुमार के इस विचार पर अमित शाह ने ये कहकर वो पूरी मोहर लगा दी और बिहार की रैली में बोला उन्होंने बिल्कुल खुलकर कि जिन्होंने भी हमारे साथ विश्वासघात किया है हम उनको कतई वापस नहीं मिलेंगे, उनको कभी हमसे गठबंधन नहीं करेंगे। और साफ साफ नीतीश कुमार का नाम लिया था। तो नीतीश कुमार के मंसूबे ये एक तरह से नाकामयाब हो गए। जो वो सोच रहे थे कि मैं बीजेपी के साथ वापस से एक समझौता कर लूंगा, फिर से एनडीए का हिस्सा हो जाऊंगा, फिर से कहीं जो है मैं केंद्र में चला जाऊंगा, वो सपना नीतीश कुमार का चकनाचूर हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है और इसलिए विपक्ष के साथ मिलना उनकी मजबूरी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि नीतीश बाबू जिस तरह से अपनी यात्रा दिल्ली की कर रहे हैं, वो कर तो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे? तो अभी हालांकि 1 साल का समय है, जैसा मैंने कहा, इसमें राहुल गांधी और केजरीवाल जी का फैसला अभी कोर्ट से आना बाकी है। केजरीवाल जी हालांकि अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन नाम सामने आया है तो दोनों पे संशय है। लेकिन अगर ये दोनों नेता जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं या चुनाव लड़ने में अयोग्य होते हैं तो नीतीश बाबू को लग रहा है कि मेरा नंबर आ सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार की जो ये यात्रा है दिल्ली की, दिख रहा है उनको एक चांस तो लग ही रहा है कि भाई एक नेता तो जेल जाने ही वाला है और दूसरे नेता का भी नाम आ रहा है। और जैसे ही केजरीवाल जी का नाम देखिए शराब घोटाला और बाकी घोटालों में आना शुरू हुआ तो नीतीश बाबू से रुका नहीं गया और इसलिए वो दौड़े दौड़े दिल्ली आए। और वो जो आए हैं दिल्ली, उनकी इस यात्रा से इतना ही लग रहा है कि अब उनको विपक्ष का पीएम फेस बनने का अवसर दिखाई दे रहा है। बनेंगे है नहीं, लेकिन अवसर तो लग ही रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर कमेंट में लिखें। वंदे मातरम।